तो ये 1840 से लेकर के 1872 के बीच हुआ कुका आंदोलन। और ये जो आंदोलन था ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। अभी अगर देखिए डेट अगर 1840 आप देखेंगे तो पंजाब में अभी सिखों का शासन ही है, खालसा का ही शासन पंजाब में चल रहा है। अभी पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में नहीं हुआ है। तो यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। लेकिन इस आंदोलन का उद्देश्य बदल गया। कब बदल गया? किंतु अंग्रेजी राज द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लेने के पश्चात यह एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य क्या हो गया? अब पंजाब पर पुनः सिख प्रभुसत्ता स्थापित करना। पंजाब। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश भारत में हुए प्रमुख विद्रोहों को। तो ब्रिटिश भारत में हुए प्रमुख विद्रोहों को हमने 3 कैटेगरी में रखा है। एक तो सामान्य विद्रोह, जिसकी चर्चा हम इसी लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में, और तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे किसान विद्रोह के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश भारत में हुए प्रमुख विद्रोहों को हमने 3 कैटेगरी में रखा है और 3 लेक्चर में इन्हें हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये पढ़ने के लिहाज से थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत अधिक हैं, तो उतना मजा हो सकता है कि आपको ना आए। लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो इन टॉपिक से खूब भर भर के प्रश्न आते हैं, और इसलिए इस टॉपिक को ठीक प्रकार से पढ़ना और हर महत्वपूर्ण फैक्ट्स को याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जो मैं जरूरी बता रहा हूं उसे मार्क करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थोड़ा हो सकता है कि मजा आपको कम आए, लेकिन ये जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सन्यासी विद्रोह से। तो सन्यासी विद्रोह जो है ये 1763 से लेकर के 1800 के बीच इसके समय काल को रखते हैं। कई किताबों में आपको 1770 से लेकर के 1820 ईस्वी भी मिलेगा, तो बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। सन्यासी विद्रोह से अमूमन जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, किसी में तिथि को लेकर के प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो हर विद्रोह को पढ़ते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूं उसे दिमाग में आप रखते हुए चलिए। मैं सब में बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे अधिक विद्रोह हमें बंगाल में देखने को मिलेगा, और जो सन्यासी विद्रोह है इस श्रृंखला में अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुए सबसे प्रारंभिक विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लासी और बक्सर के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया, और कुछ समय तक वहां पर दैव शासन व्यवस्था चली, और वो दैव शासन व्यवस्था इतनी गड़बड़ थी, बंगाल की इतनी लूट की गई कि बंगाल में इतिहास का भीषणतम अकाल पड़ा। तो अकाल भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा, बहुत सारे अन्य कारण रहे, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है इस सन्यासी विद्रोह का, तो ये जो है तीर्थ यात्रा पर लगाया गया कर था। ये सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। अब ये सन्यासी कौन थे? तो ये नागा सन्यासी थे, शस्त्रधारी सन्यासी थे, जो कि शस्त्र लेकर के चलते थे, और ये शंकराचार्य के अनुयायी थे और गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो बहुत सारे हिंदू धर्म में संप्रदाय हैं, उन्हीं में से एक गिरी संप्रदाय है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सन्यासी विद्रोह में शामिल हुए सन्यासी किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो आपका उत्तर होगा कि ये सन्यासी गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। अब सबसे अधिक प्रश्न जो इस टॉपिक से पूछा जाता है वो ये है कि
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ की विषय वस्तु इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ की विषय वस्तु इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और इसी आनंद मठ पुस्तक में एक गीत लिखा था इन्होंने, जिसका नाम है वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह की विषय वस्तु पर आधारित किताब कौन सी है? तो आनंद मठ है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये सारे प्रश्न सन्यासी विद्रोह से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं प्रश्नों के दृष्टिकोण से देखूं तो ये केवल एक लाइन सर्वाधिक प्रश्नों को आकर्षित करती है सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए, ठीक है। और तो प्रारंभ में इस विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। तो यहां पे आप देखें टाइमलाइन, तो बहुत लंबी टाइमलाइन है, बहुत लंबा कालखंड है। तो इसीलिए प्रारंभ में लिखा गया है, क्योंकि ये कई चरणों में हुआ। तो प्रारंभ में इस विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। तो ये सन्यासी विद्रोह की बात हमने की। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फकीर विद्रोह की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुओं में सन्यासी होते हैं, मुसलमानों में फकीर होते हैं। तो पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह और दूसरे विद्रोह की बात हम कर रहे हैं फकीर विद्रोह की। तो 1776 से लेकर के 77 तक इसका समय रहा। और ये एक धार्मिक विद्रोह था जो मुसलमान फकीरों द्वारा किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो ये है कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे मजमून शाह और चिराग अली। और इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र कहां था? तो बंगाल था। तो सबसे पहले ब्रिटिश राज बंगाल में ही स्थापित हुआ और सबसे अधिक विद्रोह हमें बंगाल में ही देखने को मिलता है। तो इतनी बात हमने कर ली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगले विद्रोह की, जो कि है पागलपंथी विद्रोह। ये 1813 से लेकर के 1831 ईस्वी के बीच हुआ और इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र भी बंगाल ही था। और ये जो पागल पंथ था ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। तो ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसके प्रवर्तक या इस संप्रदाय को चलाने वाले या शुरू करने वाले थे उत्तरी बंगाल के करम शाह। कौन थे? उत्तरी बंगाल के करम शाह थे, ठीक है। और करम शाह के पुत्र टीपू मीर ने किसानों के हित में जमींदारों के विरुद्ध 1813 में विद्रोह किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पागल पंथ विद्रोह या पागल पंथ आंदोलन के प्रवर्तक या उसको चलाने वाले कौन थे? तो आप उत्तर देंगे करम शाह। करम शाह का ही पुत्र टीपू मीर था, जिसने कि 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां पर अपना शासन इसने स्थापित कर लिया। और वहां पर इसने जो है एक सरकार कुछ समय के लिए अपनी बना ली। तो इसका पूरा प्रशासन की एक मशीनरी इसने खड़ा कर लिया। लेकिन 1831 तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो ये पागल पंथ विद्रोह के बारे में हमने बात की। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, फराजी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे। इसे फरेजी विद्रोह भी कह करके बुलाया जाता है, इसलिए फराजी या फरेजी, ठीक है। 1838 से लेकर के 1857 के बीच ये विद्रोह जो है हुआ और इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र भी बंगाल ही था। तो ये भी बंगाल ही। तो ये जो फरेजी थे यानी अनुयायी, तो फरेजी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फरेजी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, किसने चलाया? तो आपका उत्तर होगा कि हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा इसे चलाया गया था। और इस विद्रोह का नेता था शरीयतुल्लाह का पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिसे दादू मीर के नाम से जाना गया, ठीक है। तो
ये जो है फराजी जो संप्रदाय था, इसको चलाया था हाजी शरीफुल्लाह ने, ध्यान से और समझिए इस बात को। और इसका जो पुत्र था वो मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मीर, इस जो है विद्रोह का नेता था, ठीक है। और लक्ष्य क्या था इनका, तो जमींदारों के शोषण का विरोध करना तथा बंगाल से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक कर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना, ये फराजी विद्रोह का मुख्य कारण था। और फराजी विद्रोह का नेता कौन था, तो मोहम्मद मोहसिन, जिसे दादू मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दादू मीर ने जमींदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित किया और एक कर बंदी आंदोलन चलाया, कर बंदी आंदोलन चलाया। और दादू मीर कहता था कि समस्त जो भूमि है उसका मालिक कौन है, तो समस्त भूमि का मालिक खुदा है, इसलिए कर बंदी आंदोलन चलाया गया। तो यह विद्रोह 1857 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो अब अगली बात हम जो है वहाबी आंदोलन के बारे में ही करेंगे। तो वहाबी आंदोलन हमारे सामने आ गया 1830 से लेकर 1860 के दौरान ये जो है हुआ। तो इसे पहले ध्यान से हम समझ लें। तो ये जो आंदोलन था वहाबी आंदोलन, ये पूर्णतः सांप्रदायिक आंदोलन था, ठीक है, एकदम धार्मिक था, सांप्रदायिक था। इसका कहना था कि मुसलमानों के लिए और मुसलमानों द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। इसे वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये पूछे कि वली उल्लाह आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाबी आंदोलन, या वहाबी आंदोलन को किस नाम से और जाना जाता है, तो वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अरब के थे अब्दुल वहाब, तो उन्हीं से इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद, वो जो है प्रभावित थे। और वो जो है दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह से भी प्रभावित थे। तो उन्हीं जो दिल्ली के संत थे उन्हीं के नाम से ये वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना गया। और इस आंदोलन यानी वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद थे। और ये सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों और सुधारों के विरोधी थे। इनका कहना था कि हजरत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को मुझे पुनः स्थापित करना है, यानी जो इस्लाम का मूल स्वरूप हजरत मोहम्मद साहब के समय था उसे हमें फिर से स्थापित करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्णतः एक सांप्रदायिक आंदोलन था। और इसलिए इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था, इसे आप देखिए। तो इसका उद्देश्य था दार उल हर्ब, यानी काफिरों का देश, यानी गैर मुसलमानों का देश, जो मुसलमान नहीं है उनका देश को दार उल इस्लाम यानी कि मुसलमानों के देश में बदलना था। तो इसके लिए जिहाद करना था, जबरिया धर्मांतरण करा करके भारत को दार उल हर्ब यानी काफिरों के देश यानी हिंदुओं के देश से दार उल इस्लाम यानी मुसलमान के देश में बदलना इस आंदोलन का घोषित उद्देश्य था। और इन्होंने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की तथा 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया। तो यहां पे आप देखिए कि पंजाब में इस समय राजा रणजीत सिंह का शासन है, सिखों का शासन है। अभी पंजाब में ब्रिटिश राज प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि भारत में ब्रिटिश राज बहुत अच्छे से स्थापित हो चुका था 1830 तक, ठीक है। तो हैदर अली हो चाहे मराठे हो, सबको पूर्ण रूपेण दबा दिया गया था, बहुत मजबूत जड़ें हो चुकी थी। लेकिन अभी भी भारत में पंजाब के हिस्से पर सिखों का राज था, रणजीत सिंह का राज था। तो उनके समय में पेशावर पर यह कब्जा कर लिया गया। 1831 ईस्वी में सैयद अहमद संघर्ष में मारे गए
और 1857 की क्रांति में वहाबियों ने भाग लिया। तो यह भी पूछा जाएगा आपसे। पहले तो ये कि वहाबी आंदोलन का एक और नाम क्या था, तो वलीउल्लाह नाम था। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भारत में, सैयद अहमद थे। इनका क्या उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य तो निश्चित रूप से नहीं ही पूछा जाएगा, ठीक है। किसके विरुद्ध पंजाब में इन्होंने जिहाद की घोषणा की, तो सिखों के विरुद्ध की। 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1831 में सैयद अहमद मारे गए। 1857 की क्रांति में वहाबियों ने भाग लिया था, यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है। और इस आंदोलन के, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे इनायत अली। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो कि वहाबी आंदोलन का पटना मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का भारत में मुख्य केंद्र कहां था, यह पूछा जाएगा आपसे। तो आपको उत्तर देना है कि पटना था, ठीक है। इतनी बातें हमने वहाबी आंदोलन के बारे में की। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले आंदोलन की बात करेंगे। तो कूका आंदोलन अब आ गया है। अब ये आंदोलन जो है पंजाब में हुआ है, ये भी पूछा गया कूका आंदोलन कहां हुआ, ठीक है। आराम से समझते हैं, काफी प्रश्न इससे बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो ये 1840 से लेकर के 1872 के बीच हुआ कूका आंदोलन। और ये जो आंदोलन था ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। अभी अगर देखिए डेट, अगर 1840 आप देखेंगे तो पंजाब में अभी सिखों का शासन ही है, खालसा का ही शासन पंजाब में चल रहा है। अभी पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में नहीं हुआ है। तो यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। लेकिन इस आंदोलन का उद्देश्य बदल गया। कब बदल गया, किंतु अंग्रेजी राज द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लेने के पश्चात यह एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य क्या हो गया, अब पंजाब पर पुनः सिख प्रभुसत्ता स्थापित करना, पंजाब पर दोबारा से सिखों का साम्राज्य स्थापित करना, यह उद्देश्य हो गया कूका आंदोलन का। कब हो गया, जब पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। उससे पहले इसका क्या उद्देश्य था, तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना इसका उद्देश्य था। अब आगे बात करते हैं। तो पश्चिमी पंजाब में इस आंदोलन का प्रारंभ किया भगत जवाहर मल ने। किसने शुरू किया, भगत जवाहर मल ने। और इनका एक नाम और था सियान साहिब, सियान साहिब। और इनके ही शिष्य थे बालक सिंह, ठीक है, इनके ही शिष्य थे बालक सिंह। तो 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह ने कूका विद्रोह की कमान संभाली और काफी प्रबल हुआ कूका विद्रोह। तो ध्यान दीजिए, राम सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम इसमें है। तो राम सिंह के नेतृत्व में कुकाओं का पहला विद्रोह हुआ 1859 में फिरोजपुर में। और 1872 में राम सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बाबा राम सिंह कूका ने ही एक नामधारी आंदोलन चलाया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि नामधारी आंदोलन किसने चलाया था, तो आप बताएंगे कि बाबा राम सिंह कूका ने नामधारी आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में क्या था, तो मद्यपान को निषेध करने की बात की गई थी, गौ मांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल देने की बात की गई थी। तो सभी पॉइंट इसमें कूका आंदोलन में महत्वपूर्ण है, सबको आपको ठीक प्रकार से याद रखना है। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, अहोम विद्रोह की बात करेंगे। 1828 से लेकर के 1833 के बीच अहोम विद्रोह हुआ। अहोम विद्रोह एग्जामिनर का फेवरेट है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ही इसमें चीजें हमें पढ़नी है। तो बर्मा युद्ध हुआ 1824 के बाद। अंग्रेजों का अधिकार उत्तरी असम पर हो गया, जिसका अहोमों द्वारा विरोध किया गया, जो वहां पे जो है सत्ता में थे। तो 1828 में अहोमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जो कि हो गया असफल, जिसके बाद गोमधर कुंवर को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो गोमधर कुंवर किस विद्रोह से जुड़े हुए थे, या एक तरफ विद्रोह एक तरफ नेता, ऐसे करके दे देगा तो गोमधर कुंवर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 1830 में अहोमों ने कुमार रूपचंद्र के नेतृत्व में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई। तो ये दूसरा जो नाम है कुमार रूपचंद्र, इसको भी आपको याद रखना है। किंतु विद्रोह के पूर्व ही अंग्रेजों द्वारा 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया, जिसके बाद अहोम विद्रोह समाप्त हो गया। तो 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया गया। अहोम अपने जो है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में मुगलों ने भी कई बार प्रयास किया, अंग्रेजों ने भी प्रयास किया, लेकिन अंततः सबको समझौता ही करना पड़ा। लचित बरफुकन एक बहुत ही महान नेता इस कौम से रहे। अगला गडकरी विद्रोह। तो गडकरी विद्रोह से भी प्रश्न पूछा जाता है। 1844 में यह हुआ, और यह विद्रोह कहां हुआ पूछा जा चुका है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इसका जो है केंद्र था। कौन थे गडकरी, तो मराठा किलों में कार्य करने वाले वंशानुगत सैनिक थे गडकरी। और इस विद्रोह का नेता कौन था, तो दाजी कृष्ण पंडित। ये इतना ही याद रखना है। कहां हुआ, कोल्हापुर में हुआ। कौन थे गडकरी, तो मराठा किलों में कार्य करने वाले वंशानुगत सैनिक थे, जो अब मराठों के पतन के बाद एक प्रकार से अब बेरोजगार होने लगे थे। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो दाजी कृष्ण पंडित ने किया। ठीक है, अब बात हम करेंगे पाइक विद्रोह की। तो 1817 से लेकर के 1825 के बीच में यह विद्रोह हुआ, जिसे हम पाइक विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसने किया, तो उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा किया गया। क्या कारण था, तो प्रारंभ उड़ीसा के खुर्दा जिले से इसका हुआ। तो परंपरागत रूप से पाइकों को खुर्दा के राजा द्वारा लगान मुक्त भूमि का आवंटन किया जाता था। तो खुर्दा के जो राजा थे, उड़ीसा में जो खुर्दा जगह है, वहां के जो राजा थे वो पारंपरिक रूप से पाइकों को लगान मुक्त भूमि का आवंटन करते थे। उसके बदले पाइक उनके लिए युद्ध का कार्य करते थे। लेकिन अब अंग्रेजी शासन जब आ गया, तो अब वो सहायक संधि वगैरह व्यवस्था जो है खुर्दा के राजा कर चुके थे, तो ये इंटरनल व्यवस्था में भी अंग्रेज हाथ डालते थे। तो इन्होंने इस पर रोक लगा दिया कि भाई ये लगान मुक्त भूमि का आवंटन क्यों कर रहे हैं, लगान मुक्त भूमि का आवंटन कर रहे हैं, इन्हें सेना के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब तो हमने आपके साथ सब्सिडरी अलायंस कर ही लिया है, तो आपके आंतरिक शत्रुओं से और बाह्य शत्रुओं से, दोनों से हम रक्षा करेंगे, तो इसकी जरूरत क्या है। इससे जो है अगर आप लगान लगाएंगे तो राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर हमको आप पैसा लौटा पाएंगे। ये सारी बातें मोटे तौर पे, ठीक है। तो जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगाती थी, इसके कारण जगबंधु के नेतृत्व में, तो पाइक विद्रोह के नेता महत्वपूर्ण, जगबंधु के नेतृत्व में पाइकों ने विद्रोह कर दिया और पुरी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1825 तक विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो पहला कि पाइक जाति द्वारा यह विद्रोह किया गया था, इसीलिए इसे पाइक विद्रोह कहा गया। इसका प्रारंभ कहां से हुआ, तो उड़ीसा के खुर्दा जिले से हुआ। क्यों जो है पाइकों ने विद्रोह किया, तो खुर्दा के राजा द्वारा लगान मुक्त भूमि इनको मिलती थी, जिस पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगा दी गई। और कौन नेता था पाइक विद्रोह का, तो जगबंधु पाइक विद्रोह के नेता थे। और कब से कब पाइक विद्रोह हुआ, तो 1817 से 1825 तक। इतनी बात पाइक विद्रोह के बारे में हमने की। अब हम जो है इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। चूंकि फैक्चुअल लेक्चर है तो बहुत अधिक देर तक इसे पढ़ना ठीक नहीं है। छोटे छोटे लेक्चर्स में भी इन्हें हम देखेंगे, क्योंकि आपने देखा कि केवल फैक्ट ही हैं। और किसी भी लेक्चर को देखने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है आप जरूर देखिए, और वो लेक्चर के हिसाब से न देख करके टॉपिक के हिसाब से देखिए। जैसे इस सीरीज में, जैसा कि मैंने बताया, 3 लेक्चर होंगे, ये पहला लेक्चर है। इसी तरह
अगले लेक्चर में जनजातीय विद्रोह और उसके बाद किसान विद्रोह। ठीक है, तो जब ये तीनों आप पढ़ लें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें कि आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए कितना यूजफुल होता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।